एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, आज से हम अपने इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग यूपी पीसीएस, आरओ और जो अन्य स्टेट एग्जाम तथा यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग 2026 का जो हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन है वहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। इसके पहले मैंने ना जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको ऑलरेडी कवर करवा दिया है छोटे छोटे फॉर्मेट में, बाद में फिर कंपाइलेशन करके 2 पार्ट में भी दिया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको हमारे मेन चैनल जुनून पढ़ाई का पर जाना चाहिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहे हैं। तो आज हम लोग ना जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ कैसे आई, फिर कैसे उन्होंने अपना यहाँ पे जो मतलब कि अपना विस्तार है वो सब किया, वही सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारा पहला टॉपिक भी है। और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2004 में पूछा गया था। कह रहे हैं कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। अब हम सबको ही पता है भैया ये तो बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हर कोई जानता है कि 1498 ईस्वी में हम सब जानते हैं वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का नाविक था, वो भारत देश की खोज में निकला था। भारत देश की खोज इट मीन्स भारत देश के लिए समुद्री मार्ग के खोज में निकला हुआ था। क्या ये इकलौता व्यक्ति है जो निकला? नहीं, उसके पहले आप देखेंगे कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस हैं वो भी भारत के समुद्री मार्ग की खोज में निकले जरूर थे, लेकिन इशू ये हुआ कि वो बेचारे पश्चिम की साइड चले गए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हम सबको पता होना चाहिए भैया कि 20 मई 1498 को जो वास्को डी गामा है ये भारत देश में कलीकट पे पहुंचे हुए थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड और जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट क्या है भैया, जो पुर्तगाली व्यापारी हैं इन्होंने भारत में कलिकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली के जो बंदरगाह हैं यहाँ पे अपनी जो व्यापारी कोठियां हैं वो स्थापित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हैं ये भारत के पहले पुर्तगाली वॉयसराय बनकर के आते हैं। देख रहे हैं, 1498 में एक समुद्री मार्ग का खोजकर्ता वास्को डी गामा आया और मात्र 7 साल के भीतर उनका एक पुर्तगाली वायसराय भी यहाँ पे नियुक्त हो गया। ठीक है, आगे आप देखिए कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व मतलब अपना जो है अस्थायित्व बनाने के लिए, अपने आप को सर्वे सर्वा जो है दिखाने के लिए जो अल्मीडा है इनके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो चलाई गई। तो ये किसके द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी, ये एग्जाम में हमारे हर बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो याद रखिएगा अल्मीडा के द्वारा चलाया गया था। इसको नीला जल नीति भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत में आने वाले जो विदेशी हैं वो कौन है, तो यही पुर्तगाली हैं, और सबसे बाद में जाने वाले भी भारत से यही पुर्तगाली हैं। 1961 में जाएंगे गोवा से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और ये पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन से महानुभाव हैं जिनके द्वारा मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी। ये उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। अभी अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि अल्मीडा जो है उनके द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब आधुनिक काल में नहीं बल्कि जो मध्यकाल है उस टाइम पे ही कौन आ गए थे। क्या ये डच थे, क्या ये अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। अब हम इतना तो समझ ही सकते हैं भैया कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। इसका मतलब है कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो पुर्तगाली हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो ऑफकोर्स 1498। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, अब आपको पता ही है कि भैया जो हमारा पूर्वावलोकन है घटना चक्र, वो हर तरह के क्वेश्चंस चाहे वो सेम ही हो, कहाँ कहाँ पूछे गए हैं सबको कवर करते हैं। तो हम लोग बार बार उसी पे अपना टाइम क्यों लॉस करेंगे, हम लोगों को तो फटाफट क्वेश्चन देख के आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि पुर्तगालियों का जो पहला वॉयसराय है वो कौन था। अभी अभी जस्ट एक जो पहला वाला क्वेश्चन था वहां देख के आए हैं कि अल्मीडा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कलिकट पर स्वागत किया था। तो जब 1498 में वास्को डी गामा हमारे दक्षिण भारत में केरल के जो है कलिकट तट पे आए थे ना, तो वहां पे उस समय जो वहां के शासक थे जिनका नाम क्या था, इनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। इनके द्वारा स्वागत किया गया था, और जमोरिन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, कहाँ पे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से कह रहे हैं कि वास्को डी गामा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही बताना है आपको। पहला देखिए, कह रहे हैं वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन, जिसको सामूथिरी भी कहा जाता है, ये था। तो हाँ, अभी वही ऊपर हम लोगों ने देखा भैया यही था, इसी ने स्वागत किया इनका।
कह रहे हैं कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। चलिए बताइए। तीसरा कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने पुनः 1501 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, मतलब 1498 में तो वो पहली बार आए, दूसरी बार कब आए थे ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो आप लोग को समझ आ रहा है कि भैया क्या पूछ रहे थे, कौन सा सही है? तो देखिए, केवल और केवल एक सही है, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये गलत है, सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है? कह रहे हैं कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, नहीं थोड़े टाइम तक रहे थे, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से जाते हुए काली मिर्च वगैरह ले गए थे, जिसको अपने यहाँ 60 गुना लाभ पर बेचे हुए थे, तो ये तो गलत हो गया। फिर जो हमारा तीसरा वाला है कि 1501 में पुनः आए थे, हम देखते हैं कि 1502 में भारत की इन्होंने पुनः यात्रा की थी, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए तो 1502 में, हाँ ये है। तो जब पहली बार ये भारत देश में आए थे 1498 में, तो लगभग 3 महीने तक भारत में रहे और भारत से जो वस्तुएं हैं वो यहाँ से लेकर के गए और वहाँ पे 60 गुना लाभ में बेचे थे। वास्को डी गामा दोबारा से 1502 ईस्वी में आते हैं और उसके बाद फिर 1524 ईस्वी में आते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बस 1498 याद रखते हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये हम लोग याद ही नहीं रखते हैं, लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा कि भाई 1502 में और उसके बाद तीसरी बार 1524 में भी आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें एग्जैक्टली आपको बताना है कि कौन से इलाके की खोज कौन से महानुभाव के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो बस एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपको सारा का सारा जो ऑप्शन वगैरह है वो भी दिखे। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है समुद्री यात्री, यहाँ लिखा है देश, ठीक है। वास्को डी गामा ये कहाँ के थे, हम लोग कई बार देख लिए भैया कि ये पुर्तगाल के थे, तो इस हिसाब से ए का हम लोग 2 मिलान करेंगे और ए का 2 मिलान करते ही देखिए इलिमिनेशन मेथड से हमारा जो बी वाला उत्तर है वो निकल के सामने आ गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अन्य जो है उनको भी मिलान कर लेते हैं। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये स्पेन से थे, और बचे हमारे कैप्टन कुक ये कहाँ से थे, तो ये हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान जो है ये हो जाएंगे हॉलैंड से, ठीक है। तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में आगे चल के पूछे जा सकते हैं। जैसे जो पुर्तगाली यात्री हैं वास्को डी गामा, इन्होंने भारत और यूरोप के मध्य जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की, हम सबको ही पता है। वहीं अगर हम बात करें जो इटली के निवासी थे, जो कि स्पेन के द्वारा वित्त पोषित किए गए, मतलब ये एग्जैक्टली क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं ये निवासी थे तो इटली मतलब इटली के, लेकिन जो स्पेन की गवर्नमेंट है उन्होंने इनका जो है पैसा वैसा दिया था कि जाओ भैया तुम समुद्री मार्ग की खोज करो, ठीक है। और इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है। फिर बचे हमारा हॉलैंड अर्थात नीदरलैंड, यहाँ से बिलोंग करते थे एबल तस्मान, और इन्होंने वान डीमंस लैंड यानी कि वर्तमान में जो तस्मानिया है उसकी खोज की थी, ठीक है। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की खोज का भी श्रेय इन्हीं तस्मान को ही जाता है, ठीक है। फिर आप देखिए कैप्टन कुक जो कि ग्रेट ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया की खोज का जो श्रेय है वो ऐतिहासिक रूप से डच नाविक विलेम जैन्सजुन को जाता है, जिन्होंने वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत को 1606 ईस्वी में वहां पे पहली बार कदम रखा या उसको खोजा, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए, लेकिन जो ब्रिटिश हैं यानी कि ब्रिटिश इतिहास है उसमें आप देखेंगे कि जो कैप्टन जेम्स कुक हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर इन्होंने कदम रखा था, ठीक है। और इसी को ये लोग ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का सर्वेक्षण कर ब्रिटेन के लिए जो दावा है वो किया हुआ था, ठीक है। तो सामान्यतः अगर आप कहें कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें उपनिवेशीकरण यहीं से स्टार्ट होता है। कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया का खोजकर्ता नहीं मानना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो एग्जैक्टली खोज करता है वो कौन है, वो है हमारे कहाँ है ये जैन्सजुन, ठीक है। क्या नाम है इनका, जैन्सजुन, जो कि डच के नाविक थे, अर्थात डच जो हॉलैंड है वहां से बिलोंग करते थे, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, सामान्यतः हम लोग यही मान के चलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी खोज कैप्टन कुक ने की थी, लेकिन ईमानदारी से ये हमारा बढ़िया दिया हुआ है कि नहीं भैया ये नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है जो कूट है वो साइड में था, इस वजह से मैंने इसको पहले से ही मिला दिया ताकि चिंता ना रहे। चलिए मिलान करेंगे हम लोग तेजी से। कह रहे हैं कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल है वो करना है। फटाफट देखेंगे। जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क हैं इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। जो नीनो दी कुन्हा या इन्हीं को नूनो दा कुन्हा कहा जाता है, ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा में चेंज करने वाला काम किए थे, अर्थात जो पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर पहले कोचीन केरल में हुआ करता था उसको चेंज करके गोवा बनाने का जो काम है वो नीनो दा कुन्हा के द्वारा किया गया। फिर आते हैं हमारे
पेड्रो अल्वारेज काब्राल, इन्होंने सितंबर 1500 में भारत में यात्रा की, अर्थात भारत इनका आगमन हुआ, और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस थोड़ा सा इनको छोटा करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक वाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको जो यूपीपीसीआर आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमारे माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे, घटना चक्र या फिर यूथ कंपटीशन से, ठीक है। इसके पहले भी मैंने यूपीपीसीएस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी सॉल्व करा के अपने मेन चैनल जुनून पढ़ाई का पर दिए हुए हैं। अगर आप लोगों में से कोई मतलब कि सीटेट की, एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे मेन चैनल जुनून पढ़ाई का पर, और वहीं पे हमने हिस्ट्री कंप्लीट कराया हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री इस घटना चक्र का, ठीक है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, कल मैंने 2023 का जो हमारा सीसैट में हिंदी वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया था, तो इस चैनल पे आपको यही सब चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। आगे देखिए कि यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, इन्होंने 1510 ईस्वी में क्या किया था, गोवा पर आक्रमण किया था और उस पर अपना अधिकार किया। वहीं जो कुन्हा है, इन्होंने 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, और 1500 में क्या हुआ था, पेड्रो अल्वारेज काब्राल ये भारत आए थे, और 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। फिर एक बार दोबारा से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए तो थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको सारे के सारे विकल्प दिखते चलें। चलिए अब देखिए क्या आपसे कह रहे हैं भैया क्रिस्टोफर कोलंबस। अब हम लोगों को कुछ पता हो या ना पता हो, ये तो हम लोगों को पता ही है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। बताइए क्या ये इटली के थे? देखा तो था हमने कि भाई इटली के थे, लेकिन स्पेन ने इनको क्या किया था, वित्त पोषित किया था। अगर हम लोग इसको यहाँ से मिलान करें तो पहले इसी को मिलान करके देख लेते हैं। तो ए का 3 वैसे 2 में दिया तो है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, जैक्स कार्टियर और फ्रांसिस ड्रेक, और दिए हुए हैं फर्डिनेंड मैगलन। चलिए बताइए, मैगलन एक जलसंधि भी है, और ये जो मैगलन है ये भैया पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो अगर ए का 3 और डी का 1 हमको पता है तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए ऑप्शन ए निकल के आ गया है, ठीक है। अन्य जो है उसको भी मिलान कर लेते हैं। जो सर फ्रांसिस ड्रेक हैं, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है भैया, ये फ्रांस से है। और फर्डिनेंड मैगलन हम लोगों ने, सॉरी गलत हो गया क्या, एक सेकेंड। तो ये जो जैक्स कार्टियर हैं इनका संबंध है यहाँ से, फ्रांस से, और बचे हमारे सर फ्रांसिस ड्रेक, ये हो जाएंगे यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो कौन कहाँ से बिलोंग करता है, इस तरह के क्वेश्चंस का भी टेस्ट हमारे जो आयोग है उनको लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आप देखो 69th जो बीपीएससी हुआ था प्रीलिम्स 2023 वहाँ का है, ठीक है। मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, अभी हाल ही में पूछा गया है, ताज़ा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पुर्तगाली देश का नहीं था। मतलब यहाँ आपको बताना है। और देखिए ये जो आरओ का एग्जाम 2021 में हुआ था वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन है जो भारत आने वाले पुर्तगाली नहीं थे, अर्थात ये पुर्तगाल से बिलोंग नहीं करते थे। तो भाई जो पीटर मुंडी है ना, ये पुर्तगाली नहीं थे। बाकी डोमिंगो पाएस, फर्नाओ नुनीज और डुआर्ट बारबोसा ये सभी पुर्तगाल से ही आए हुए थे, ठीक है। तो ये जो पीटर मुंडी हैं ये कौन है भैया, ये एक ब्रिटिश व्यापारी थे, लेखक थे और यात्री भी थे। आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। अब देखिए पहली बार कौन आया, पहले कौन जो है यहाँ पे अपना जो शासन है वो बनाया, वो सब बात की बात होती है। आपको तो ये बताना है कि हम लोग किसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। चलिए बताइए। तो हमारे पास देखिए वास्को डी गामा, ये तो भैया पहले पुर्तगाली यात्री थे। अल्बुकर्क हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, अल्बुकर्क जो है इनको हम लोग पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक मानते हैं भारत देश के भीतर, ठीक है। तो पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है ये अल्बुकर्क है। 1509 से 1515 ईस्वी में भारत देश में रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में जो पुर्तगाली राज्य है उसकी स्थापना की 1510 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नवंबर 1510 में बीजापुर के जो आदिल शाही वंश के शासक थे उनसे क्या किया था, गोवा को जीत लिया था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। पता है यहाँ का जो ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, यहाँ से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे वो आपसे कह सकते हैं कि असर्शन में रहेगा कि अल्बुकर्क ने जो पुर्तगाली थे उनको भारतीय महिलाओं से विवाह करने की जो सजेशन है वो दिया। कारण दे देंगे क्योंकि वो भारत देश में
ईसाई जो है धर्म को प्रसारित करना चाहते थे। तो हो सकता है कि आप लोग सोचें कि यार क्या होगा, कथन कारण सही है कि गलत है? तो अब देखिए भैया, वो क्या कर रहे हैं, कथन तो सही है, कारण गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि ईसाई धर्म का प्रचार हो, बल्कि ये चाह रहे थे कि पुर्तगालियों की जो जनसंख्या है वो भारत देश के भीतर बढ़ जाए। तो इस तरह से अब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग मतलब ईसाई धर्म को फॉलो कर ही लेंगे, लेकिन डायरेक्ट जो रीज़न है वो ये नहीं था। ठीक है, चलिए। तो ऐसे ही एक एक पॉइंट जो दिए रहते हैं एक्सप्लेनेशन में, वहाँ से हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। आजकल जो स्पेशली यूपी पीसीएस की बात करें और आरओ का, उसमें ना असर्शन रीजन पूछे जाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए, असर्शन रीजन पूछना और इसके साथ साथ जो मतलब कि क्रोनोलॉजी है, इन दोनों में तो उन लोगों ने पता नहीं कौन सी महारत हासिल कर रही है। आगे देखिए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं बताना है। कह रहे हैं पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी भी देखा था 1510 में इन्होंने कब्जा किया। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए वाला ही हो जाएगा, क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा था। ठीक है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले दुर्ग का मतलब निर्माण किया था? तो ये हो जाएगा हमारा कोचीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि भैया 1503 में कोचीन में जो पुर्तगाली हैं इनके द्वारा जो पहला यूरोपीय दुर्ग है उसका निर्माण किया गया, और अल्फांसो दी अल्बुकर्क इन्होंने इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कह रहे हैं कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक जो केंद्र है उसको स्थापित किए थे, बताइए। तो इसमें सोचना ही नहीं है कुछ, ये हो जाएंगे हमारे पुर्तगाल। तो भारत में जो पहले पुर्तगाली वायसराय हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, इन्होंने 1509 में दीव के युद्ध में, ध्यान से देखिए, जो दीव का युद्ध हुआ था 1509 में, उसमें मिस्र के मामलुक सल्तनत और शक्तिशाली जो गुजरात सल्तनत है तथा कलिकट की जो जमोरिन है, इनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। ये तो वही बात हो गई ना कि जब से मतलब क्या बोलते हैं 1764 में हम लोगों के यहाँ जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें देखिए अंग्रेजों ने कैसे तीन जो शक्तिशाली सेनाएं हैं उनको पराजित कर दिया था। ऐसे ही जो पुर्तगाली हैं उन्हें आप देखिए कि भैया मतलब 1509 में ही तीन जो शक्तिशाली लोग थे उनको पराजित कर दिए। उस युद्ध को हम लोग दीव के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें मिस्र का मामलुक सल्तनत, मतलब भारत देश का ही नहीं, जो विदेशी थे मिस्र के लोग, उनको भी यहाँ पे पराजित किया गया। और हमारे जो गुजरात के शासक थे, साथ में जो कलिकट के जमोरिन थे, सोचिए ये वही जमोरिन हैं जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और इनका स्वागत इनका जो स्वागत है वो पुर्तगाली कैसे कर रहे हैं, इनको दीव के युद्ध में हरा करके। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1498 में वो आए, मात्र 10-12 साल के भीतर इनकी स्थिति यहाँ पहुँच आई। ठीक है, मतलब क्या ही कहने। हम लोगों के यहाँ जो अतिथि देवो भव वाला नीति रहा है ना, उसका बड़ा मतलब कि हानि हुआ है। चलिए आगे देखिए, कहना है कि बंगाल की विभिन्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो भैया इसके ना दो उत्तर सही माने गए हैं, एक तो है बांदेल और दूसरा है हुगली। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए कि 1579 में मुगल सम्राट अकबर के मतलब कि इनके द्वारा जो अनुमति मिली थी, उसके बाद फिर पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में अपने जो कस्बे हैं उसकी नींव रखी, और इसके साथ साथ उन्होंने हुगली नदी के किनारे अपने जो किले और गोदाम वगैरह है वो भी बनाए, जिससे बंगाल में हुगली चुनचुड़ा, जिसको चुनचरा भी कहते हैं, का एक कस्बा एक यूरोपीय व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कैसे 1535 ईस्वी में बंगाल के शासक, जिनका नाम क्या था, गियासुद्दीन महमूद शाह, इन्होंने पुर्तगालियों को बंगाल में शेर शाह सूरी के आक्रमण के विरुद्ध सहायता देने के साथ मतलब बदले में सतगांव, इसको ना सतगांव और चटगांव भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अपने किले स्थापित करने का वचन दिया। आगे चल करके जो 1536-37 का समय आता है, इसमें जो महमूद शाह थे, इन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैंने जो वचन दिया था उसको मारो गोली, तुम ना कुछ और जो है मतलब कि कोई और जगह ले लो, वहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है वो स्थापित करो। ठीक है, चलें आगे देखिए। और हाँ, जैसे ये कभी कभी ना इस तरह के होता क्या है कि कई सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुस्तावुस किले का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? क्या वो फ्रांसीसी हैं या फिर जो है डच हैं या अंग्रेज हैं? तो आप याद रखिएगा, चिंसुरा में डचों के द्वारा गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलें आगे देखेंगे हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि पौंडीचेरी, जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है, इसके संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। चलिए कर लेंगे विचार, ऐसा क्या है। पहला देखिए,
कह रहे हैं पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली जो यूरोपीय शक्ति है वो पुर्तगाली थे। बताइए क्या पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम पौंडीचेरी पर कब्जा किया? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी जो यूरोपीय शक्ति है वो फ्रांसीसी थे। तीसरा कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया। अब कुछ पता हो या ना पता हो, इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि अंग्रेज इतने महत्वाकांक्षी थे। क्या आपको लगता है कि वो पौंडीचेरी पे नजर नहीं दौड़ाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। पहला दूसरा मतलब कि ये जो ऑप्शंस है तीसरा वाला हम लोगों ने इलिमिनेट किया, तो केवल और केवल पहला वाला सही हो जाएगा कि पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाला जो पहला यूरोपीय शक्ति बल रहा है वो पुर्तगाली थे, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था और फिर 1814 ईस्वी में जो पेरिस की संधि हुई थी, इस संधि के तहत इसको फ्रांस को सौंप दिया गया था। अब ये भी पता होना चाहिए भैया पेरिस की संधि कब हुई? 1814 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि हुगली ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया हुआ था? तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि जो पुर्तगाली हैं इन्होंने ही अपना अड्डा बना के रखा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं कि बंगाल में जो समुद्री डकैती है इसके लिए हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बस वही हो जाएंगे हमारे पुर्तगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? वैसे इसमें कई सारे आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो ये नहीं मानते हैं कि जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका उत्तर यही माना गया है कि जो जॉब चार्नक हैं इन्होंने कोलिकता और सुल्तानाती को मिला करके जो कलकत्ता है उसकी स्थापना की थी, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि इन्होंने हुगली के स्थान पर सूतानाती और जो है इसको चुना और आगे चल करके कलकत्ता का इनको संस्थापक माना जाता है। इन्होंने 3 गांव कौन कौन सा, एक तो है सूतानाती, दूसरा है कलिकता और तीसरा है गोविंदपुरा, इनको मिला करके ये जो कलकत्ता शहर है उसकी स्थापना की थी। आगे चल करके 2003 में आप देखेंगे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उन्होंने कहा कि नहीं भैया कलकत्ता का जो स्थापना है वो इनके द्वारा नहीं किया गया, कलकत्ता तो इनके आने के पहले भी विद्यमान था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कलकत्ता किसने बसाया? वही जॉब चार्नक, उत्तराखंड में पूछा गया। कह रहे हैं निम्न में से किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा मद्रास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, मद्रास नगर निगम। ठीक है, तो आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था और इसको मद्रास नगर निगम के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में इसको ग्रेटर चेन्नई नगर निगम कहा जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक वाइक कर दीजिए। ठीक है, डेली जो क्लासेस हैं मेरी यहाँ पे आपको दोपहर 12 बजे ही मिलेंगी, एक दिन हिंदी और एक दिन जो ये है वो। ठीक है, मतलब कि घटना चक्र। कह रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? जब संयुक्त पूंजी की बात करें मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कई सारे लोग मिलजुल करके अपना पैसा लगाएंगे, तो इसको जो शुरू किया था ये डचों ने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, अर्थात जो वर्तमान में केरल का कोच्चि है जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक वो किसका उपनिवेश था? कह रहे हैं डचों का। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा आपसे क्या कह रहे हैं कि आधुनिक कोच्चि पहले डच का उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश का उपनिवेश नहीं था। तो ये आईएएस प्रीलिम्स 2005 का क्वेश्चन है जिसका कुछ ढंग का उत्तर बताया नहीं गया है, तो मैं कहाँ से आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन हाँ इसके बारे में जरूर जान लेते हैं कि डचों ने 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित करके कोचीन पर अधिकार किया। आगे चल करके 1714 ईस्वी में कोचीन राज्य के राजा से अनुमति लेकर केरल के जो आधुनिक त्रिशूल जिले हैं उसके चेट्टुआ या चौघट नामक स्थान पर एक किले का निर्माण भी करवाया। फिर आगे आपसे कह रहे हैं कि यही जो चेट्टुआ किला है इसको फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपको पता है फोर्ट विलियम जो है उसका नाम अभी विजयदुर्ग कर दिया गया है, विजयदुर्ग ही किया गया है ना, तेजी से बताइएगा आप लोग। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है कि जो डच लोग हैं इन्होंने क्या किया था, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री और गोदाम स्थापित किए। दूसरा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री को स्थापित किया था। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट
तो आप देखिए पहला वाला तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं कि भैया गजपति शासकों के द्वारा इन लोगों ने ज़मीन वगैरह ली थी, तो नहीं, क्योंकि जब गजपति शासकों का शासन था ना, तब जो डच लोग हैं वो हमारे देश के भीतर आए ही नहीं थे। तो पहला तो गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 17वीं शताब्दी में 1605 में स्थापित की थी। वहीं जब गजपति शासकों की हम बात करेंगे तो इनका शासन तो 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। तो फिर कैसे ये लोग लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का की जो सफलता, इसका राज क्या था? तो इसमें कोई बात नहीं, मतलब कि कोई भी दो राय नहीं है भैया कि उनके भीतर जो है, जो ब्रिटिशर्स थे उनके भीतर राष्ट्र की भावना थी, लेकिन हम लोगों के भीतर ऐसी कोई भावना नहीं थी। चारों तरफ छोटे छोटे राज्य जो है वो बिलोंग किया करते थे और सभी केवल और केवल अपने हित के लिए झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, एकदम सही है। कंपनी की जो सेना है वो पश्चिमी प्रशिक्षण से एकदम प्रशिक्षित थी, ठीक है, उनके पास आधुनिक हथियार वगैरह भी थे। अब भारतीय सैनिक जो है ना वो बिना पेंदी के लोटा जैसे थे, अर्थात उनको जो अच्छा वेतन देता था वो उन्हीं को अपनी सेवा देने लग जाते थे। डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है वो प्राप्त हुआ था? तो ये बताइए। द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, यही होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, लीवेंट कंपनी है, ठीक है। ये कौन सी है? लीवेंट कंपनी है, अर्थात ये वाला एकदम सही है कि सर्वप्रथम जो भारत में व्यापार करने का पहला मतलब अधिकार प्राप्त हुआ था वो इनको हुआ था, लीवेंट कंपनी को। और कब? 1592 में, ठीक है। लेकिन ये स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए इनको अधिकार पत्र मिला हुआ था। फिर आगे चल करके ये जो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज है, इसको समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार जो है मिल गया। तो जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जानते हैं ना, वो यही है एग्जैक्टली। उसका इतना बड़ा सा नाम था जो कि 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इनको ये एकाधिकार मिला हुआ था, ठीक है। फिर लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? अब जब 1600 में 31 दिसंबर 1600 में ये गठित हो रहा है, तो उस समय भैया मतलब कि अकबर जो है ना वो हमारे यहाँ शासन थे। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो इस वजह से जब गठन हुआ था तब तो अकबर ही थे, ठीक है। आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला? तो अकबर की मृत्यु के बाद आते हैं जहांगीर, और जहांगीर के ही टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कारखाना वगैरह है वो आपको खुलता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मसूलीपट्टनम, जिसको हम लोग मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, वहां पे अपना अस्थायी कारखाना खोला। आगे चल करके 1613 में सूरत में इन्होंने अपना पहला स्थायी कारखाना खोल लिया था, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है ये कहाँ स्थापित हुई? तो अभी पहले हम लोगों ने देखा सूरत में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ये हो जाएगा हमारा सूरत, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को श्वाली के स्थान पर हराया था? मतलब पुर्तगालियों को श्वाली जो स्थान है वहां पे किसके द्वारा हराया गया था? तो ये हो जाएंगे थॉमस बेस्ट, ठीक है। कौन हो जाएंगे? थॉमस बेस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वही कैप्टन हॉकिंस है जो जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। कह रहे हैं कि 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया, तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, एकदम सही बात है। तो दोनों बातें सही है क्या? नहीं, केवल और केवल दूसरा सही है कि वो तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, ठीक है। तो ये जो हॉकिंस है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज किससे आया था? ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो भैया ये हेक्टर मुनरो से आया हुआ था, ठीक है। किससे आया था? सॉरी, हेक्टर मुनरो नहीं, हेक्टर से आया हुआ था। अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचता है, ठीक है। और ये 1609 में आगरा में स्थित जो जहांगीर का दरबार है वहां भी पहुंचता है। और मुगल दरबार में इंग्लिश के मतलब या इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, इनके हस्ताक्षरित पत्र जिसमें हॉकिंस का परिचय दिया गया था उसके साथ ये पहुंचता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, हमारा ये जो हॉकिंस है ना ये तुर्की भाषा का ठीक ठाक ज्ञाता था। इसकी वजह से जो जहांगीर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और इसने इंग्लिश खान की उपाधि इसको दी हुई थी। अब क्वेश्चन बन जाता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसके द्वारा किसको मिली थी? तो यही हॉकिंस को मिली हुई थी, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, केवल इतना ही नहीं, इसने 400 का जो मनसब है वो भी प्रदान किया था। पता नहीं कौन सा ऐसा इसको मतलब लग गया था, कौन सा इसने जादू टोना किया कि जहांगीर एकदम लट्टू हो गया इनके ऊपर। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में कहाँ से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? बताइए, क्या ये भरूच है, चिकाकोल है या फिर त्रिचुनोपल्ली है? तेजी से बताइए।
तो ये हो जाएगा हमारा भरूच। ठीक है, क्या हो जाएगा? भरूच, अर्थात ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। पहले चतुर्थांश की बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी के। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे देखेंगे हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सोचना ही क्या है, ये हो जाएंगे अंग्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें क्यों टाइम लॉस करेंगे। कह रहे हैं कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पे कारखाना जो है यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? 1613 की बात कर रहे हैं, अभी अभी देखा हम लोगों ने, सूरत हो जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये हो जाएगी सूरत। ठीक है, आगे देखिए, आगे चल करके ना ये जो है बॉम्बे में स्थानांतरित कर दी गई थी, ये भी पता होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने बम्बई किससे लिया था? तो वही जो दहेज में मिला हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, तो 1662 ईस्वी में, इसको पहले पुर्तगाली उत्तर मान लीजिए, कि 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के जो शासक थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होता है। 1661 में वैवाहिक संधि के तहत ये जो सम्राट चार्ल्स, पुर्तगाली मतलब सम्राट चार्ल्स हैं, इनको ना पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब हम लोगों की संपत्ति है, बाहर से लोग आ करके उसको अपनी बेटी के शादी में दहेज दे रहे हैं बाहर वालों को, क्या बुरी स्थिति रही होगी, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सम्राट चार्ल्स जो पुर्तगाली हैं, सॉरी जो सम्राट चार्ल्स द्वितीय थे, इनको पुर्तगालियों के द्वारा ये दहेज में मिला। और इनकी भी बुद्धि देखिए कि इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के जो मतलब उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है उसके किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो इसका भी कोई परफेक्ट उत्तर उन्होंने दिया नहीं है। आरओ प्रीलिम्स 2021 का ये क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखिए। अवध के नवाब जिनका नाम क्या था? सादत अली खान द्वितीय, इनको 1798 से 1814 ईस्वी तक इनका टाइम रहा है। इन्होंने 1798 ईस्वी में प्रयागराज यानी इलाहाबाद का जो किला है वो अंग्रेजों को सौंपा था। पता नहीं क्या, मतलब हम लोगों के यहाँ के शासक भी कैसे कैसे थे, इसी वजह से गुलाम हमेशा से रह गए हम लोग। हालांकि अभी तो लगता है कि आज़ाद हैं, कितना आज़ाद है सभी जानते हैं। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया था? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड, लेकिन बेचारा जब ये निष्कासित होता उसके पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और ये सारे पॉइंट्स जरूर एक बार देख लीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जैसे हम लोगों के यहाँ 1857 में जो क्रांति होती है उसमें हम सबको पता है भैया बहुत सारे कारण जो है वो विद्यमान थे, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो एग्जैक्ट तुरंत की घटना होती है वो क्रांति को एकदम फटा देती है। तो वही हुआ। बताइए, क्या अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद है, या फिर ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, या कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण? तो यही हो जाएगा। ठीक है, तुरंत का जो मामला था वो यही था, ऑन द स्पॉट जो क्रांति को भड़काने में काम किया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो देखिए, कर्नाटका का जो पहला वॉर है ये कब से कब तक हुआ है? तो 1746 से 48 के मध्य हुआ था। और इसके पीछे का जो मेन कारण था वो था भैया जो मतलब कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था 1740 में, जो कि स्टार्ट हुआ था, उसका विस्तार। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो है कोमोडोर कर्टिस बर्नेट, इनके नेतृत्व में जो अंग्रेज मतलब कि अंग्रेजों की नौसेना थी ना, उनके द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को क्या कर लिया था? तुरंत में हैक कर लिया, यानी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और यही वो कारण है जो तत्कालीन रूप से कारण बना था मतलब कि वॉर के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्या है? कह रहे हैं कि कर्नाटका जो है किन युद्ध जो है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अब इसमें तो कुछ सोचना नहीं है कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे ना मतलब कि कौन से युद्ध के साथ कौन सी संधि हुई है, ये आपको पूछा गया है। मैंने पहले से ही मिलान करके रखा हुआ है, क्योंकि जो कूट है वो आपको नेक्स्ट पेज में देखने को मिलता। तो देखिए, पहला जो कर्नाटक वॉर है ये भैया एक्सला चैपल या इसी को एक्सला चैपल की संधि है, उसके साथ कहा जाता है कि भैया अंत हुआ था 1748 में। ठीक है, फिर आता है दूसरा हमारा, तीसरा जो कर्नाटक वॉर है ये पेरिस की संधि से अंत हुआ। और हमारा जो है द्वितीय कर्नाटक वॉर ये अनिर्णायक युद्ध रहा था। पहला जो मशहूर वॉर है इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, जो कि मतलब कि हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे ये हमने देखा, अब यहाँ पे ना कौन सा वॉर कब हुआ था उसमें आपको कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है।
तो देखिए पहला जो कर्नाटक वॉर है 1746 से 48 के मध्य हुआ, एकदम सही है। कह रहे हैं कर्नाटक का दूसरा जो युद्ध है वो 1750-52 में हुआ, यही गलत है। बाकी तीसरा कर्नाटक वॉर ये 1758 से 63 के मध्य हुआ। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था 2023 वाला 2025 में, वो भैया पूछा गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1761। इस मीन्स इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी वाला है, क्योंकि यही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कर्नाटका का जो सेकंड वॉर है ये 1749 से 1754 के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ अंबर का जो युद्ध है, या इसी को अंबूर का युद्ध कहते हैं, इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं ये लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी और इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। और चौथा, इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2022 मतलब हाल ही में पूछा गया है। और इस प्रश्न का एकदम जो सही उत्तर है कि केवल पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है कि जो अंबूर का युद्ध है ये 1752 में लड़ा गया, ठीक है। बाकी ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के जो विवाद रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि में 1749 ईस्वी में ये जो युद्ध है वो लड़ा गया। इसमें एक तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे और दूसरी तरफ डुप्ले जो कि फ्रांसीसियों के सेना नायक थे, ठीक है। तो दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण में फ्रांसीसी सेना, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, इनकी संयुक्त सेना लड़ रही थी, ठीक है। आगे देखिए, इस युद्ध में जो अनवरुद्दीन है इनकी पराजय हुई थी और अंततः वो निपटा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, 46 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में अपना जो पार्टिसिपेट है वो करना स्टार्ट किया था। ये वही डुप्ले ही है, ठीक है। कौन है? डुप्ले। आगे चल करके इन्हीं का ये जो स्टार्ट किया गया काम है, इसको अंग्रेजों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। भले ही शुरुआत डुप्ले ने की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ इसका अंग्रेजों ने ही उठाया हुआ है, ठीक है। और इनके बारे में ना जो मतलब कि जीबी मॉलेसन है, इन्होंने लिखा कि उसकी योजनाओं का प्रभाव, किसके? डुप्ले की योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वो भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता बोया और उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी कौन? जो अंग्रेज हैं, उन्होंने इसको यूज किया और बहुत ज्यादा लाभ उठाया, ठीक है। मतलब जिस खेत की जुताई बुआई किए थे डुप्ले, वो उसमें फल देता उसके पहले ही डुप्ले फ्रांस चले गए, ठीक है। तो उसका जो फल है वो बढ़िया वाला कौन लिया? अंग्रेज, ठीक है। चले आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो भाई ये हो जाएंगे सूरत, ठीक है। तो लुई 14वां जो है इनके मंत्री थे काल्बर्ट, इनके द्वारा 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये नाम हम लोगों को पता रहना चाहिए कि भैया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा किया गया था। और ये कब? 1664 में, ठीक है। 1667 ईस्वी में फ्रांकोइस कैरे जो है इनके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आता है, जिसने 1668 में सूरत में अपना जो पहला व्यापारिक कारखाना है वो स्थापित किया। फिर यहाँ देखिए कह रहे हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पे स्थापित हुई थी? अभी भी देखा, लुई 14वां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो लोग भी मतलब कि 2026 का जो हमारा घटनाचक्र पूर्वावलोकन आधुनिक भारत का इतिहास देखना चाह रहे हैं वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास मैंने ऑलरेडी करवा के रखा हुआ है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसियों के संस्थापक कौन है भैया? काल्बर्ट है, अभी भी देखा था 1664 में, ठीक है। यहाँ देखिए बंगाल में कौन है जिन्होंने डचों मतलब बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये चिंसुरा और हुगली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन है, और चलिए मिलान कर लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है पहले तो ये देखिए। कह रहे हैं कि बिमलीपट्टनम, कराईकल, कोचीन और चिंसुरा। तेजी से हम लोग इसको मिलान कर देंगे इसके ईयर के हिसाब से। तो बिमलीपट्टनम ये 1641 में जो है स्थापित हुआ, और ए का हो जाएगा 3, और ए का 3 होते ही हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एलिमिनेट हुए। कराईकल ये हो जाएगा 1645, और बी का हो जाएगा 2, और ए का 3, बी का 2। देखिए ये ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। फिर कोचीन 1663 और चिंसुरा जो है ये 1653। तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए बी वाला, ठीक है। चलें आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है
कह रहे हैं कि फ्रांसीसी जो है वो दक्कन में क्या रहे थे, दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों क्यों बताइए कि दक्कन में जो फ्रांसीसी रहे हैं वो असफल क्यों रहे? क्या ये डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? ऐसी बात नहीं है भैया, डुप्ले तो सबसे ज़्यादा सक्षम सेनापति था, इतना सक्षम था कि उसकी नीतियों को आगे उनके प्रतिद्वंदी अंग्रेजों ने भी अपनाया। ठीक है, कह रहे हैं अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, यद्यपि ये बात सही है। कह रहे हैं कि भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग क्या उत्तर देंगे? तो बी वाला ही इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि भाई अंग्रेज की जो फौज है वो शक्तिशाली थे, स्पेशली उनकी जो नौसेना है वो सबसे ज्यादा तेज थी, और वही फ्रांसीसियों की नौसेना क्या थी, कमजोर थी। चलिए यहाँ से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में जो यूरोपीय शक्तियां हैं इन्होंने भारत के विस्तार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसको ना कुल मिलाकर के क्रोनोलॉजी सेट करना है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई उसके बाद। तो हम सबको इतना तो पता है पुर्तगाली सबसे पहले आया, तो 4 तो सबसे पहले होना चाहिए। तो 4 अगर सबसे पहले है तो उत्तर हमारा बी निकलना चाहिए, क्योंकि बी ही सब मतलब केवल एक ही ऐसा है जिसमें 4 सबसे पहले है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया और उसके बाद फ्रांसीसी। हम लोगों को क्या लगता है कि पुर्तगालियों के जस्ट बाद अंग्रेज आए, जबकि ऐसा नहीं है। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। ठीक है, चलिए फिर से मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पौंडीचेरी जो है ये फ्रेंच के कब्जे में रहा, गोवा पुर्तगालियों ने मतलब कि हड़प के रखा था। जो त्रान के बार है ये डेनिश अर्थात डेन के जो लोग थे उन्होंने हड़प रखा था, और सद्रास जो है वो डचों ने हड़प रखा था। तो इस हिसाब से इसका मिलान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक सॉरी 55। हाँ चलिए, तो ये आर 2016 का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहे हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम मिलता था। तो सबसे ज्यादा शोरा और अफीम जो है ये बिहार से मिलता था, अर्थात ऑप्शन 20 प्रश्न का एकदम बढ़िया वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं कि चलो आप बताओ कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अभी देखा हम लोगों ने, बिहार जो है वो प्रसिद्ध था। फिर देखिए कह रहे हैं भारत चीन और इंग्लैंड के बीच जो त्रिकोणीय व्यापार है इसका मुख्य आर्थिक आधार क्या था। और देख रहे हैं 17वीं जो बीपीएससी है 2024 वहां पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी अभी देख रखा था हम लोगों ने क्या, अफीम, रेशम, काली मिर्च। अफीम और सोरा टाइप का था, तो आप लोग इसका क्या उत्तर मानेंगे, बी वाला ना। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया, मतलब कौन सबसे अंत में आए थे ये आपको बताना है। अभी अभी देख लिए थे हम लोग क्रोनोलॉजी में कि जो फ्रांसीसी हैं वो सबसे लास्ट में आए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इतने सारे जगहों पर इन लोगों ने अपने अड्डे स्थापित किए थे, फिर भी फाइनली हमारे यहाँ जो ज्यादातर शासन रहा है वो अंग्रेजों का रहा है, अर्थात डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि निम्नलिखित में से जो कथन है उन पे विचार करना है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का यूज, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, इन सब में बताना है कि अंग्रेजों की देन क्या थी। देखिए कुछ पता हो या ना पता हो, हम सबको इतना तो पता है कि जो लाल मिर्च है ये भैया अंग्रेजों के यहाँ से नहीं आई थी, ये तो पुर्तगालियों की देन है। तो 3 जहाँ है उसको हटा दो। ठीक है, कह रहे हैं कि कोई भी नहीं, जब एक हट गया। युद्ध में चलती फिरती तोपें, तो इसको भी हम लोगों ने पहले से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे ख्याल से केवल एक होना चाहिए, आप लोग बताओ। सॉरी कोई भी नहीं होगा। ठीक है, डी वाला हो जाएगा, अर्थात इन जितनी भी चीज़ें दी हैं इसमें कुछ भी अंग्रेजों की देन नहीं है। ठीक है, चलिए तो मृदा के स्वरूप तथा, हाँ यार मैं भुला गई थी कि ये जो स्वरूप और है इसको तो अंग्रेजों से पहले जो हमारे यहाँ शेरशाह सूरी हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मेरे दिमाग से निकल गया। खैर चलिए आगे देखेंगे। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन है ये सबसे पहले हमारे यहाँ शेरशाह सूरी और अकबर ने किया, क्योंकि सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया, उसके बाद जो अकबर हैं उन्होंने इसको फॉलो किया। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च ये पुर्तगालियों की देन है, ये सब तो हम जनबे करते हैं। और चलती फिरती जो तोप है इसका सर्वप्रथम जो यूज हम लोग देखते हैं मुगल काल में ही देख लेते हैं। ठीक है, और अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी जो तोपें हैं वो तैयार की जाती थी। इस प्रकार जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं उसमें अंग्रेजों की देन कुछ नहीं है। ये देखिए एक्सला चैपल 1748 जो पहला कर्नाटक वॉर है उसके बाद की संधि हुई थी ये। इसके बारे में कह रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं सही है। पहला कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, पहला तो ठीक है। अंग्रेज जो है इनको मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, क्या ऐसा हुआ था क्या? तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि बस यही 2 ही स्टेटमेंट है, अर्थात दोनों ही के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है,
62 नंबर का क्वेश्चन ये आरओ री एग्जाम 2016 वाले का पूछा गया था कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताना है कि कौन सा सही है। मतलब क्यों हमारे यहाँ अंग्रेज जो है वो सफल रहे, जबकि जो फ्रांसीसी हैं वो असफल रहे, जबकि उनके पास डुप्ले जैसा महान सेना नायक था। देखिए, कह रहे हैं अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धन और जनशक्ति मिलना एकदम सही बात है। 1764 में युद्ध के बाद 1765 में जब मतलब कि इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जब इनको दीवानी मिल जाती है तो भैया अपार संपत्ति, मतलब सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ना, वो हाथ लग गए थे इनके। अंग्रेजों की नौसेना बेहतर थी, ये बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हो जाएंगी, सी वाला, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे, टोटल 60 क्वेश्चंस थे हमारे जो विदेशी कंपनियों का आगमन है उसमें, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब है वो वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक दिन में हम लोग पूरे के पूरे जो एक टॉपिक है उसको समाप्त करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो प्रयास करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जानने समझने को मिला ही होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। कल मैंने जो है जो 2023 में सीसैट यूपीपीसीएस में हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व कराया हुआ है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये सब अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे। और एंसेंट हिस्ट्री को देखने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर जो है टच करिए और वहाँ पे पहुँच जाइए हमारे मेन चैनल जुनून पढ़ाई का पर। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।